जैसे आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे साझा पार्टनरशिप। इसमें दो या दो से अधिक दो व्यक्ति हो सकते हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं, वो अलग अलग धन लगाएंगे। हो सकता है वो अलग अलग समय के लिए धनराशि इन्वेस्ट करें, हो सकता है वो समान समय के लिए धनराशि इन्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने पूंजी समान लगाई हो, समय अलग अलग हो सकता है उनका पूंजी समान हो, समय सेम हो। ऐसे में हम जो यहाँ पे उनको जो समय समाप्ति के उपरांत जो पैसा मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, उस लाभ का बंटवारा कैसे करें। लाभ का बंटवारा, याद रहे कि इसमें लाभ का बंटवारा तीन बेसिक चीजों पे होगा। अब वो तीन शर्तें आपको नॉलेज में रखनी। वैसे लाभ का बंटवारा जो होता है वो पूंजी व समय के गुणन के अनुपात में होगा। क्या बताया आपको कि पूंजी व समय के गुणन के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा होगा। यानी जो उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने समय के लिए किया है, उनको अपन गुणा कर लेंगे और उनका अपन रेशो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। तो ये अनुपात अपन तीन तरीके से बातें करेंगे। यहाँ पे तीन बातें होंगी। एक तो जब पूंजी समान हो, मान लो कि उन तीनों व्यापारियों के द्वारा लगाई गई पूंजी क्या हो, समान हो, और समय जो दिया गया टाइम असमान हो। दो ही बातें हो सकती हैं इसके अंदर। पहली तो इसमें समय पूंजी क्या हो, समान, यानी उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट पैसा धनराशि अलग अलग समय के लिए किया हो, समय असमान और पूंजी समान हो। दूसरी बात आती है कि पूंजी तो हो असमान, यानी उन्होंने जो धनराशि इन्वेस्ट की वो अलग अलग हो, तो पूंजी असमान हो, यानी अलग अलग धनराशि लगाई हो। और टाइम जो है वो सेम हो, समान समय हो, असमान हो। जैसे मान लो कि 1 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, या 3 वर्ष के अंत में। अब तीसरी जो बात होएगी कि पूंजी भी असमान, पूंजी भी असमान हो और समय भी असमान हो, असमान हो। और हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी कि जो प्रॉफिट लाभ का जो बंटवारा होगा वो पूंजी और समय के गुणन के अनुपात में होगा। तो जब अलग अलग दो व्यापारी या तीन व्यापारियों की पूंजी समान होगी और उनका समय असमान होगा और उनका हम गुणा करेंगे, क्या करें, गुणा, तो समान राशि तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ कि जैसे ए ने धन लगाया 5,000 और बी ने भी धन लगाया 5,000, है ना, और इनका समय है, जैसे इसने लगाए 9 महीने के लिए पैसे और इसने लगाए 12 माह के लिए पैसे। तो अगर इनका अनुपात लें, गुणा करने के बाद, गुणा करके अनुपात लें, तो अनुपात लेंगे तो कॉमन चीजें तो कट जाती हैं, कॉमन तो कट जाती हैं, तो क्या बच गया, समय बचा। और यहाँ पे अनुपात किसका आया, समय का। आपने यहाँ पे समय का अनुपात लिया, यानी समान राशि को आपने छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि समय असमान है, पूंजी जब समान हो तो समान राशि अनुपात में कट जाया करती है, तो उसको लिखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। इसके बाद इस पर आए, अगर पूंजी असमान और समय समान हो, मान लो कि पूंजी असमान, ए ने लगाए 5,000 और बी ने जो धन इन्वेस्ट किया वो 7,000, और 1 वर्ष के अंत में कोई प्रॉफिट मिला, तो टाइम तो 1-1 वर्ष दोनों का ही है, या हो सकता है कि 2-2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया हो, तो यहाँ पे 2 तो क्या होगा, कॉमन, और कॉमन जाएगा कट। तो हम किसका अनुपात ले रहे हैं, समय का, ओनली पूंजी का। पूंजी अनुपात आ जाएगा 5:7। यहाँ बात की कि पूंजी समान थी और समय असमान था, तो असमान राशि का हमने क्या ले लिया, अनुपात। समान राशि हमने इसलिए छोड़ दी कि जब अनुपात लेंगे तो समान राशि कट जाएगी। अगर असमान राशि दोनों ही असमान है तो इनका क्या होगा, फिर गुणा। जैसे ए ने 5,000 रुपये लगाए हैं, बी ने 8,000 रुपये लगाए, हो सकता है इसने 12 माह के लिए पैसे लगाए हों और इसने 18 माह के लिए पैसे लगाए,
तो इनका जो गुणन का जो अनुपात आएगा वही उनके लाभ का अनुपात होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ तो सर हम पूंजी और यहाँ पे समय का अनुपात ले रहे हैं, यहाँ पर हम पूंजी का अनुपात कर रहे हैं, यहाँ हम उनके गुणन का अनुपात कर रहे हैं, तो क्या यही अनुपात लाभ का अनुपात होगा? बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे पूंजी और समय के गुणन का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, क्योंकि आपने धनराशि इस अनुपात में बांटी, मान लो आपने समय के अनुपात में बांटी, पूंजी के अनुपात में बांटी, या समय और पूंजी के गुणन के अनुपात में बांटी, और बांटने के बाद जो आपने प्रॉफिट निकाला और उसी प्रॉफिट का पुनः अगर आप अनुपात निकालना चाहें, पुनः अगर उसका अनुपात निकालें तो वही अनुपात आएगा जिससे आपने उसको सोल्व किया था। मेरी बात समझ रहे हो? तो याद ये रखना है कि पूंजी और समय के गुणन का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। अगर किसी क्वेश्चन में लाभ का अनुपात दिया है और पूंजी का अनुपात दिया और समय का अनुपात पूछ लिया तो हम समय का अनुपात भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ का अनुपात जो होता है पूंजी के अनुपात और समय के अनुपात का गुणन होता है। अगर पूंजी का अनुपात पूछेगा तो समय के अनुपात वाला भाग देंगे, और समय का अनुपात पूछेगा तो पूंजी के अनुपात का भाग देंगे। बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट नहीं है। अभी इसके ऊपर देखो बेसिक चीजें लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि असमान राशियों का अनुपात लेना है, सेम राशियों को छोड़ना है। सेम छोड़ने से आपका थोड़ा समय बचेगा। जैसे 5000 छोड़ दिया आपने, यहाँ पे 2 छोड़ दिया, यहाँ पे आपने नहीं छोड़ा, इसको आपने काटा यहाँ से, पर ये बाद में कट रहा है, तो कटने के बाद जो आए वो किसका अनुपात होगा? पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होगा, वही आपका लाभ का अनुपात होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में देखें, नॉर्मल पर्सन ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको समय का अनुपात दिया गया हो 4:5:6, यानी पर्सन लैंग्वेज में भी हो सकता है। बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि समय का अनुपात 4:5:6 और पूंजी का अनुपात है 2:3:4, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? हमने एक बात अभी सीखी है कि जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है। पूंजी और समय के गुणन का अनुपात। तो आपके पास जो टाइम का जो रेशियो है, समय का जो अनुपात है वो 4:5:6 है, और आपका जो पूंजी का अनुपात है, पूंजी का अनुपात वो कितना है? 2:3:4। और किसका अनुपात चाहिए आपको? लाभ का अनुपात। अगर आप लाभ का अनुपात निकाल रहे हो इसमें, किसका? लाभ का, तो क्या करेंगे? पूंजी और समय का गुणन करेंगे, और यहाँ पे गुणा किया तो कितना आया? 8। शाबाश, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 24। अब आपका कट रहा है कि डाटा नहीं कट रही, तो ये अनुपात किसका आया? लाभ का अनुपात। अब सोचो यही लाभ का अनुपात दिया होता और आपको पूंजी का अनुपात देकर किसका पूछ लेता है? समय का, या समय का अनुपात देकर पूछ लेता है पूंजी का। तो अगर समय और पूंजी दोनों देता है तो उनका गुणा ही लाभ का अनुपात है, गुणा ही लाभ का अनुपात। अगर लाभ का अनुपात देकर के समय का अनुपात देकर पूंजी का पूछे तो समय वाले अनुपात का लाभ वाले अनुपात में क्या दे देंगे? भाग। क्यों देंगे? क्योंकि इसमें पूंजी और समय का गुणन है। क्योंकि लाभ के अनुपात में क्या आता है? पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है। अगर मैं समय का भाग देता हूं तो क्या कट जाता? बच जाता है पूंजी। और अगर पूंजी लाभ होता है ना, पूंजी गुणा में समय का अनुपात होता है। अगर इसमें आप पूंजी का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? समय, यानी पूंजी से पूंजी घट जाएगा, क्या बचेगा? समय। क्योंकि लाभ का अनुपात जो होगा वो पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है। तो अपन जब लाभ का दिया होगा, पूंजी का दिया होगा तो पूंजी वाला भाग देंगे समय का, समय वाला भाग देंगे तो पूंजी का अनुपात आएगा। कोई नहीं बताओ, समय का अनुपात दिया, पूंजी का अनुपात दिया, तो किसका पूछा है? क्या करना चाहिए? किसको? 4 को 3 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया और 7 को 8 से गुणा किया। हेलो कर लेगा, 2 से काटे हो तो 6, 3, 28। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक बात देखी कि समय और पूंजी के दोनों का अलग अलग अनुपात दिया है। समय का दिया है और पूंजी का अनुपात दिया है, और हमने समय और पूंजी के अनुपात को क्या किया? गुणा। तो किसका आया? लाभ का अनुपात आया। अब देखिएगा यहाँ पे किसका अनुपात दिया? लाभ का। यानी प्रॉफिट का जो अनुपात है, लाभ का जो अनुपात है,
वो कितना है 3:4:7 है। और जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है कि नहीं होता, बताओ? होता है ना। इसके बाद आपको क्या दिया है, समय का अनुपात, यानी टाइम का जो रेशियो है वो क्या बनो 5:6:8 है, टाइम का दिया। और आपसे पूछा किसका है, पूंजी का अनुपात पूछा है। अगर आपसे उस पूंजी का अनुपात पूछा तो क्या करेंगे, देखो समय के अनुपात का भाग देंगे, समय से कट जाएगा, क्या बचेगा पूंजी। तो देखें आपने 3 में किसका भाग दिया 5 का, 4 में भाग दिया 6 का, 7 में भाग दिया 8 का दिया। अब क्या करना है, जैसे आपको ए का ज्ञात करना है, बी का ज्ञात करना है, सी का ज्ञात करना है। जब ए का ज्ञात कर रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा, जब ए का ज्ञात कर रहे हो, ये ए वाला है तो इसका हर छुपा लो आप। ए का ज्ञात कर रहे हो ना, ये का, ये बी का और ये सी का, तो इसका ये हर छुपा लो। कितना 5 को छुपाया। अब क्या बचा इधर आपके पास है 3 बचा है, ये आपने 3 लिखा और 3 को किससे गुणा कर दो 6 और 8 से, तो 6 गुणा में 8, बाद में काटेंगे, अभी गुणा नहीं करना है आपको। जब इसका करेंगे तो इसको छुपा लिया, अब क्या बच गया आपके पास, सॉरी इसका छुपाया है ना, इसका छुपाया तो क्या बच गया 4। अब 4 तो इसका ले लिया, 4 इसका लिया तो बाकी 2 के हर ले लो, क्या लिया 5 और 8 लिया। इसमें देखें तो आपने इसका ये हर छुपाया 8, क्या बच गया 7 का 7 और इसके 2 ये हर 5 गुणा में 6। अब कटती तो काटिएगा, देखो ये 2 से कट रहा है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब कट रहा है क्या 2 से, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा। अब देखो 3 तिया 9 और 9 8 72, अब ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 8 80। इसके बाद 5 तिया 15, 15 7 105 नहीं कट रहा भाई, है ना। तो आपका अनुपात आ गया 72:80:105। ठीक है, इसमें देखा आपने कि लाभ का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है ना, और आपसे पूछा किसका है पूंजी का। तो लाभ वाले अनुपात में समय के अनुपात का आपने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो अनुपात किसका आ गया, पूंजी का अनुपात आ गया। कर पा रहे हो। अगले क्वेश्चन में क्या देखें कि लाभ का अनुपात दिया हो और पूंजी का अनुपात दिया हो और आपसे किसका पूछ लिया गया हो, समय का अनुपात। तो हम समय का अनुपात ज्ञात करेंगे तो पूंजी वाले अनुपात का क्या लगा देंगे, भाग, क्योंकि पूंजी और समय के गुणन का अनुपात ही क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। देखो 4 5 7 भाग दियो 2 को 3 को 4 को, तो देखो ओ 4 लिखियो नहीं, तो ओ 4 को 4 ए का दोनों और लिख दियो, 3 × 4 लिख दियो। ए को लिख दियो 5 ओ 5, तो दोनों ए को हर को लिखणो 2 और 4 लिख दियो। एक बाद में ओ 7 तो लिख दियो, ए को लिखणो 2 और 3 लिख दियो। बात समझ में आई। इब काटोगा और बोलोगा, काटो भाई, दोते दो गयो, दोते दो गयो, कट गयो, तो ये हो गया 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 4 5 20, 7 तिया 21, उत्तर आ गयो जनाब। हैं अगले क्वेश्चन में देखो तो लाभ का अनुपात 3:6:8 है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो अगर हम बात करें तो लाभ का अनुपात दिया गया 3:6:8। और आप अच्छे से जानते हो कि जो लाभ का अनुपात होता है वो क्या होता है भाई, पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है, पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है। और आपको दिया किसका है, पूंजी का भी दिया है, ये लिखा भैया हमने पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात है कितना 3:5:7। अब आप लाभ के अनुपात में पूंजी का अनुपात का भाग लगा देंगे, पूंजी से कट जाता है, क्या बचता है, समय बचता है। तो हम किसका अनुपात निकालेंगे, अब समय का अनुपात, समय का अनुपात निकालेंगे सब। अब देखिएगा समय का अनुपात किसमें, 3 में 3 का भाग, 6 में
5 का भाग, 8 में 7 का भाग। फिर हमने कैसे लिखा था, जब ए का निकालें, बी का निकालें, सी का निकालें, तो इसका लिया आपने अंश, तो इसका हर छोड़ दो, और बाकी 2 हर लिए तो 3 और 5 और 7 लिए। जब बी का ज्ञात करते हो तो बी का लिख दिया 6, पर इसके हर को छोड़ दो। अब ले लो 3 और 7, है ना, और इसके बाद आप सी का ज्ञात करते हो तो 8 ले आइए, इसका हर छोड़ दो। अब क्या बच गया, 3 और 5, तो ये 3 और ये 5 कटता है क्या, देखो भाई किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 3 और 3, अब नहीं कट रहा तो 7 5 35, 6 7 42 और 8 5 40। ये आ गया जी आपका उत्तर, समझ में आया। तो हमने जो क्वेश्चन में सीखा कि समय और पूंजी का अनुपात दिया हो, समय और पूंजी का, तो हम लाभ का अनुपात बता सकते हैं, लाभ का अनुपात दिया हो, पूंजी का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात दिया बता सकते हैं, लाभ का अनुपात दे करके पूंजी का या समय का अनुपात देकर हम पूंजी का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें थी जो आपने अब तक सीखी हैं। उम्मीद है कि बातें सभी को बराबर समझ में आ रही होंगी, आ रही कि नहीं आ रही बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और माँ सरस्वती आपके कंठों पे विराजे, जल्दी से आपको एटीएम दे दे, बोले बाके बिहारी की जय हो। अब देखिएगा सब, एक व्यापार में अब जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन जो हमने बेसिक चीजें सीखी वो क्वेश्चन में कैसे आएंगे। पहले हमने सिर्फ बेसिक बातें की हैं कि ऐसा बनते हैं कि समय का अनुपात या पूंजी का अनुपात या लाभ का अनुपात, किन्हीं दो को देकर तीसरी बात पूछता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में जो आपको लिखा सामने दिख रहा है उन स्क्रीन पे आपको, एक व्यापार में एबीसी का लाभांश का अनुपात, मतलब लाभ का अनुपात दिया है 5:7:8, यानी लाभ का जो रेशो है वो कितना है मनो, 5:7:8 है। फिर ये कहा कि ए ने 14 माह के लिए पूंजी लगाई है ना, 14 माह के लिए, और बी ने 8 माह के लिए और सी ने 7 माह के लिए पूंजी निवेश की थी। तो बताओ तीनों की पूंजी का अनुपात क्या होगा, यानी किसका अनुपात पूछ रहे हैं, पूंजी का। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, समय दिया भाई, समय क्या दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है और 7 दिया, बात तो वही है। और हमें निकालना है किसका है, पूंजी का अनुपात निकालना है। अब पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो 5 में 14 का भाग, 7 में 8 का भाग, 8 में 7 का भाग। जब आप ए वाला ज्ञात करते हो या बी का ज्ञात करते हो या सी का ज्ञात करते हो, जैसे ए का ज्ञात किया तो 5 लिख दिया, इसका हर छोड़ दो, और इसके बाद बच गया आपका 8 और 7, इसके बाद आप बी का ले लिया 7 और बी का हर छोड़ो 14 और 7 ले लिया, तो 14 इंटू में 7। जब सी की ज्ञात करते हैं तो 8 का 8 लेंगे। अब सी का आपने 8 लिया तो ये वाला हर छोड़ दो, क्या आया, 14 और 8 आ गया। अब कटती तो काटिएगा, 7 कट रहे हैं ना, 7 ये गया, 7 से ये गया 7 और 7 दूनी 14। अब 2 से भी कट रहे हैं 7, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 चौके 8, 4 5 20 हुए और 7 7 49 हुए और 8 8 64 हुए। तो आपका रेशियो हुआ 20:49:64 आया। कोई डाउट नहीं है, पर्सन की लैंग्वेज भी आपको बराबर समझ में आ रही है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चनों की बात करें। जैसे अब तक हम जो बात सीखे कि भाई समय, पूंजी और लाभ का अनुपात कैसे निकालें, वो बातें सीखी। अब जो क्वेश्चन दिया है कि ए और बी ने क्रम से 30,000 और 45,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे टाइम दोनों में सेम है, 2 वर्ष। देखो यहाँ पे पूंजी जो निवेश की गई है वो 30,000 और दूसरी ने निवेश किया है, बनीता ने निवेश किया 45,000। अब अनीता बनीता जो थी इनके टाइम तो 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष और ये भी 2 वर्ष।
तो हमने बात सीखी, क्लास के स्टार्टिंग में एक बात सीखी थी कि लाभ का जब अनुपात लेंगे तो पूंजी और समय के अनुपात होता है। तो टाइम तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अब सेम टाइम है तो काट दो भाई इसको, काम ही मत लो आप, है ना। और ये 3 जीरो से आपने 3 जीरो काटी और 15 दूनी 30 और 15 तीयों 45, यानी 2:3 आया। ये 2:3 जो अनुपात आया वो किसका है, पूंजी और समय के गुणन का अनुपात है कि नहीं है। और पूंजी और समय के गुणन का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। किसका, लाभ का। ये लाभ का अनुपात होगा, यानी इसी अनुपात में बटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को लाभ मिला 2 और बी को लाभ मिला 3, और टोटल लाभ मिला यहाँ पे 1,50,000। अगर यहाँ पे टोटल लाभ दिया है तो इन दोनों को टोटल कितना मिला होगा, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और ये अपना 5 यूनिट किसके बराबर है, 1,50,000 के बराबर है कि नहीं है, बताओ, है नहीं। तो अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू आई बिटू 1,50,000 बटा में 5, तो कितना, 30,000। कितना, 30,000। 1 यूनिट की वैल्यू 30,000 हुई। इसका मतलब ए को जो प्रॉफिट मिला वो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, इसको 60,000 रुपये मिलेंगे भाई। कितने, 60,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। और बी को जो प्रॉफिट मिला उसको भी 30,000 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो मिलेगा कितना, 90,000 का प्रॉफिट होगा। बोलो बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है ना। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार तो ये बहुत इजी क्वेश्चन चले, आगे धीरे धीरे अपन एग्जाम लेवल के क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो कहा गया राम, श्याम और दिनेश। अब व्यक्ति विशेष के नाम जब दिए हों तो आप सिंबल दर्शाइए, ABCD में अंकित करिए। राम का आपने R लिखा, श्याम का आपने S लिखा, दिनेश का आपने D लिखा। एक व्यापार प्रारंभ करते हैं क्रम से। इसने 63,000 रुपये, दूसरे ने 56,000 रुपये और तीसरे व्यक्ति दिनेश ने 84,000 रुपये निवेश किए। एक व्यापार कर प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में दिनेश को, ये बात ध्यान रखनी, दिनेश को 57,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। अब 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल के अंत में, तो टाइम तो क्या है, बिल्कुल है, सेम है, छोड़ दो टाइम को। अब ये देखो 0 से 0 काट दिया आपने, काटा। अब ये 7 के पाड़े से कट रहा है। अब देखो 7 नाम 63, 7 8 56 और 12 7 84। इसका मतलब दिनेश को जो प्रॉफिट मिला वो कितना है, 9, नहीं सॉरी रमेश को, क्या रमेश नहीं, राम है, सॉरी, राम को मिला है वो 9, श्याम को मिला है वो 8 और दिनेश को यहाँ पे प्रॉफिट मिला वो 12। अब देख किसका रखा है, दिनेश का, यानी दिनेश का 12 यूनिट मिला कि नहीं दिनेश को। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा टोटल दिया था, हमने टोटल कर दिया। अब व्यक्ति विशेष का देता है तो व्यक्ति विशेष का हमने लिख दिया। अब 12 यूनिट बराबर कितना आपका, 57,000 है। 12 यूनिट बराबर 57,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 57,000 में अब 12 का भाग देंगे और 12 चौके 48। अब 12 चौके 48 तो बच गए आपके पास 9 बच गए, हो गए 90। अब 90 तो 12 सती नहीं, 12 सती 84 और बच गए आपके 6 और 12 5 7, यानी 4750। 1 यूनिट की वैल्यू 4750 मतलब 4,750 रुपये आता है। अब आपसे पूछता है कि राम का लाभ क्या होगा। जब राम का लाभ पूछे तो इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 4750 से गुणा कर देंगे, यानी इसको 9 यूनिट लाभ मिलता है और राम को 4750 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो इसको गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी इधर वो किसकी होगा, राम का लाभ होगा। इसके बाद श्याम की बात करें तो 4750 को किससे गुणा करेंगे, आप 8 से गुणा करेंगे, वो वैल्यू आएगी, वो किसका लाभ होगा, श्याम का होगा। दिनेश का ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए
तीनों का कुल लाभ क्या होगा, तीनों का टोटल प्रॉफिट क्या है। 12 और 8 है 20, 20 और 9 29, टोटल यहाँ पे 29 है, टोटल यहाँ पे 29। अगर आपको टोटल प्रॉफिट पूछता है कि टोटल प्रॉफिट क्या था, टोटल प्रॉफिट क्या है भाई, अगर टोटल प्रॉफिट निकालते तो 29 कितना है 29, 12 और 8 20 और 9 29, और 29 को गुणा करना है 4750 से। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस प्रकार से हो, क्वेश्चन में यह भी कहा जा सकता था कि दिनेश को श्याम से 8000 रुपये अधिक मिलते हैं, ऐसा भी कह सकता था कि दिनेश को श्याम से 8000 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4000, कितना है 4000, और वो 4000 बराबर कितने के हो जाता 8 के यूनिट, 8000 के बराबर, यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाता 8000 के बराबर हो जाता। अगर मैं बोलता क्वेश्चन में तो हो सकता है ये पूछ लिया जाता कि श्याम को राम से या श्याम को दिनेश से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कम मिल रहे हैं 4, और वो 4 किसके बराबर हो जाता 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद चाहे भले ही राम का पूछे, श्याम का पूछे, चाहे भले ही दिनेश का पूछे, आप उसी की यूनिट की उस वैल्यू से उसे क्या कर देते गुणा कर देते, और आपका टोटल भी आ सकता था। आपने तीनों का अलग अलग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही सभी को, बोलो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, बताओ सबस कदे न्यू लागती हो एक लोग पढ़ रहे हो, बता दियो भाई हैं। मैं डट डट के पढ़ाऊं तो मंजूर का मावर लगातार पढ़ाऊं तो जोर ज्यादा आवे। आराम से बीच में रेस्ट कर करके एक क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है किसी को हैं? और आई की बातें उरा करें, अगर देखो अंतर की बात कर ले तो बुणगलो और मिणखिलियो, अंतर की बात करें, कम अधिक की बात करें, मतलब डिफरेंस हुए क्यों है। जैसे मैं कहूं कि दिनेश को श्याम से 8000 रुपये अधिक मिले, इसका मतलब ये 8000 किसके बराबर है, बिल्कुल 12 और 8 का अंतर है 4 है। ये बात आप अच्छे प्रकार से जानते हो कि कम अधिक का मतलब सिर्फ और केवल अंतर होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन पे आए, अब चर्चा करें अगले क्वेश्चन पे। लो जना, ABC मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपए का निवेश करते। 3 आदमी 50,000 रुपया लगावे। ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी अनीता, बनीता, सुनीता ने, और यदि A ने B से 4,000 अधिक, अनीता बनीता से 4,000 रुपया अधिक ले आई पेटी में से काट के, बनीता सुनीता से 5,000 रुपया अधिक ले आई, और वर्ष का अंत में 3500 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, 35,000 रुपये का लाभ हुआ, तो अलग अलग लाभ बताइए, A को कितना मिला, B को कितना मिला, रे C को कितना मिला, ये बात कर रहे हैं। अब देखो ABC ने कुल कितने निवेश किए 50,000, तो यो A और B और C टोटल रुपया लगाया है 50,000 रुपया, ए लिख दिया 50,000। अब जी की बात करें है कि A ने B से 4,000, यानी इस A ने इस B से 4,000 रुपये अधिक लगाए, और B ने C से 5,000 अधिक, इस B ने इस C से 5,000 अधिक लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि C ने पैसा X लगाया, नहीं पता, इसने X लगाया तो इसने X प्लस 5,000 लगाया, और इसने जो पैसा लगाया वो X प्लस 5 जोड़े तो कितने आए 9,000। अब ये तीनों का धन ये वाला किसके बराबर 50,000, बताओ है कि नहीं है भाई। तीनों ने ये लगाया, ये लगाया, बात तो ये की। अब तीनों का योग करें x 3x प्लस 9 और 5 14,000,
और बराबर है आपका 50,000। कितना? 50,000। और 3x बराबर 50,000 में से आप 14,000 इधर घटाएंगे ले जाके, पक्षांतरण किया 50 में 14 गए, कितने बचे? 36। कितने? 36,000। कितने बचे? 36,000। तो 3x बराबर कितना है? 12,000। नहीं, 36 में x बराबर जो वैल्यू आई वो आएगी 12,000। यानी इस 36,000 में 3 का लगाएंगे भाग, तो x की वैल्यू आई 12,000। इसका मतलब C ने तो पैसा लगाया है 12,000, B ने लगाया 12 और 5 17,000, और इसने 17 और 4 है 4 अधिक लगाए हैं। अरे भैया 12 में चाहे 9 जोड़ो, कितना आया? 21,000। 21,000। अब ये तीनों की पूंजी आ गई, और तीनों की पूंजी का जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब तीनों के यूनिट अनुपात को काटे आप, और आपके पास आ गया 21:17:12। तो 20 और 10 30 और 10 40 और 10 से 50। कितना हुआ? 50 ही हो गया भाई। 20 10 30 और 10 40 और 40 और 10 से 50। 7 2 9 1 10, यानी टोटल कितना हुआ आपका? 50 यूनिट हुआ प्रॉफिट। और यहां कहा जा रहा कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 35,000। यानी 50 यूनिट बराबर आपका है 35,000। एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो इस 35,000 में 50 का भाग दे दो, 0 से 0 काटा, कितना आया? 700। 700 आया। अगर आपको ए का लाभ पूछता है तो इसको गुणा किया 700 से, 21 आता 147, 14,700। और बी का ज्ञात करें तो इसको गुणा करेंगे 700 से, 17 119, तो 11,900। अगर आपको सी का बताना है तो इसको गुणा करेंगे 700 से, तो 12 7 84, तो कितना? 8400 रुपये। इस प्रकार से आप एबीसी के वैल्यू निकाल चुके हैं। एबीसी से वैल्यू आप बता सकते हैं। हो सकता है किसी का अंतर पूछा जाए, हो सकता है किसी का अंतर देकर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए, हो सकता है 2 का संयुक्त लाभ देकर आपसे तीसरे का पूछा जाए। सारा फंडा सिर्फ और सिर्फ यूनिट का है। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कहा गया कि एबीसी ने 28,100 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि ए को बी से 400 रुपये कम, सी को बी से 1500 रुपये अधिक लगाए, तो यदि वर्ष के अंत में 19,670 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब तीनों ने जो टोटल धन लगाया है वो 28,100 है, परंतु ये कहा कि ए ने बी से 400 कम लगाए, तथा सी ने बी से, इस बी से 1500 रुपये अधिक लगाए। तो अपन जानते हैं कि x यहां से मानेंगे कि इसने x रुपये लगाए, तो इसने x माइनस 400 लगाए होंगे, और इसने x प्लस 1500 लगाए होंगे। और इन तीनों का जो योग है, कितना है? तीनों का योग, इन तीनों का जो योग बनेगा वो कितना है? 28,100। x कितने हुए? 3x। तो आपका आ गया 3x, और 1500 में से 400 गए, प्लस माइनस है, तो कितने बच गए इधर? 1100, और बराबर है आपका 28,100। भाई इन तीनों को आपने जोड़ दिया, x माइनस 400 प्लस x प्लस x प्लस 1500। अब देखो x 3x, और 1500 में से 400 जाएंगे तो 1100, और 3x बराबर निकालेंगे तो ये इधर पक्षांतरण करेंगे, और 28,100 में से जब आप 1100 घटाएंगे तो आपके आएंगे 27,000, यानी आप पक्षांतरण कर देंगे, चिन्ह बदला जाता है पक्षांतरण में। तो 3x बराबर कितना हुआ हमनो? 900 आया। कितना आया? 900 नहीं, 3x बराबर तो 27,000 है, और x बराबर आपका हो गया 9,000। कितना हो गया? 9,000। x बराबर आपका वैल्यू 9,000 आया।
इसका मतलब इसने तो लगाए हैं, बी ने तो 9000, सी ए ने लगाए इससे 400 कम है तो 9000 में से 400 घटाए तो 8600, 8600। अब इसमें अगर आप 9000 में से 1500 जोड़ेंगे तो इसने लगाया 10,500। आप अनुपात लेंगे सब तो 86, 90, 105। अब इन तीनों का योग जो है 19,670 के बराबर है। तीनों का योग करें तो ये हो जाता आपका 90, 190, 95, 86, 281, 281 बन रहे हैं ना, 281 हैं, 281 बन रहे हैं। तो ये आपका 281 यूनिट हो गया। अब 281 यूनिट बराबर जो आपका आया वो 19,670 के बराबर है। एक यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 19,670 बटा में 281, 7 से पूरा कटेगा साहब, 7 एकम 7, 7 8 56, 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, तो पूरा 70 आया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। अगर ए का लाभ पूछता है तो इसे 70 से गुणा करो और गुणनफल की जो राशि होगी वो ए का प्रॉफिट होगा। अगर बी का पूछता है तो इसे 70 से गुणा करो। अपनी कॉपी लेकर साथ साथ काउंट करते रहिए करके, जो ये काउंट आप करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और 105 को किससे गुणा करें? 70 से, क्योंकि काउंट मेन होती है पेपर में। क्योंकि काउंटिंग आप जैसे गुणा करना हो तो कितना फास्ट कर सकते हो आप, ये बहुत मायने रखता है पेपर में। और ये बात आप पेपर में बैठे हो तो आपको एहसास भी हुआ होगा कि पेपर में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप 86, 90, 105 के बाद जो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 70 आती है, उस एक यूनिट की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, ए बी सी का मान आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम का सेम है। इस क्वेश्चन को आप सेम करेंगे कि एबीसी किसी व्यापार को 47,000 रुपये लगाकर व्यापार लगाए। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए तथा वर्ष समाप्ति पर 9400 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा बिल्कुल